आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, सोहेल अफरीदी का कराची का दौरा और खुफिया इदारों की क्या रिपोर्ट्स हैं। और आज एक तरह से टेस्टिंग ग्राउंड्स अगर इसे कहा जाए, कराची की सरजमीन सोहेल अफरीदी के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक जलसे की इजाज़त। ये मामला क्या है ये भी शेयर करेंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में इस्टेब्लिशमेंट की क्या राय है, पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है और ये आखिरकार इजाज़त कैसे मिली, इस हवाले से कुछ सवालात हैं वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर दोस्तों इसके साथ साथ अलीमा खान की गुफ्तगू और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का लाहौर में स्ट्रीट मोबिलाइजेशन का बाकायदा आगाज़, इसका सियासत में क्या असर पड़ेगा। और फिर पाकिस्तान के जो हालात हैं आने वाले दिन 8 फरवरी के हवाले से जो तहरीक का ऐलान किया जा रहा है ये कहाँ पे स्टैंड करती हैं, तमाम बातें इसका भी मुकम्मल हाल वाला अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप जाकर दो टोक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन के अंदर और हमारी इस कोशिश के अंदर हमारा साथ दें, सपोर्ट करें। एक तो जंग लगी हुई है जी पाकिस्तान में जमहूरियत के ख़िलाफ़ और दूसरी जंग लगी हुई है उन लोगों के ख़िलाफ़ जो इन लोगों के हवाले से बात करते हैं, तो इसका साथ दें, जाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। राय साहब, खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में सर उनकी आमद और इसका जो असर पड़ा है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर वो ये था कि अब सोहेल अफरीदी के बारे में बात हो रही है। जो लाइमलाइट है वो इमरान खान, उसके बाद सोहेल अफरीदी और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फिर 8 फरवरी। और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से खबर ये है, एस्टीमेट ये लगाया जा रहा है कि शायद जानबूझकर ये एक फ्री हैंड दिया गया तहरीक इंसाफ को, चेक किया जाए कि लोग निकलेंगे नहीं निकलेंगे, कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या हालात हैं, कैसे मामला आगे चलेंगे। आपको क्या लगता है राय साहब, ये जो आज हमने कराची के अंदर जो मामला देखे, ये इसका ताल्लुक कितना इस फ्री हैंड के साथ है और क्यों ज़रूरत महसूस हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ्री हैंड देने की, और इसमें इस्टेब्लिशमेंट का क्या कोई किरदार है या नहीं है। हैविंग सेड दैट, जो मंजर था कराची का वो मैं क्विकली एक्सप्लेन कर दूं। लोगों की एक बड़ी तादाद आज हमने सड़कों पर देखी, आज दूसरा दिन है, कल लोग निकले सोहेल अफरीदी के लिए। और राज साहब, ये एक वर्कर है जिसने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर ना ये सारी हलचल पैदा कर दी है। ये कोई बड़ा लीडर नहीं है, इमरान खान ने सिर्फ इसके ऊपर हाथ रखा था कि आज के बाद ये मेरा नाइब है और ये निकलेगा, लोगों को मोबिलाइज करेगा और निकालो लोगों को। अब जो सबसे बड़ी दलील है ना राय साहब, कितने बंदे निकले, हम एक फार्मूला तय कर लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि 50,000 थे, 2 लाख थे, 10,000 थे, 300 थे, 200 थे, कितने थे, हम किसी नंबर पे नहीं जाते। हम सिर्फ ये करते हैं कि ये जो एयरपोर्ट से कराची प्रेस क्लब का रास्ता है ना, ये अगर ट्रैफिक भी हो ना तो आप 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, जो कराची के दोस्त रहने वाले हैं उन्होंने हमें बताया कि आप पहुंच जाते हैं। लेकिन बताया जाता है कि 7 घंटे लगे हैं सोहेल अफरीदी को कराची एयरपोर्ट से निकलने और फिर प्रेस क्लब पहुंचने में। तो ये मकबूलियत थी, आवाम रोक रोक कर सेल्फियां ले रही है। तहरीक और क्या होती है राय साहब, यही तहरीक होती है। तो आज हमने तमाम मंजर जो है वो देखा है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने क्यों फ्री हैंड दिया है तहरीक इंसाफ को, और तहरीक इंसाफ को किस तरह इसके ऊपर कैपिटलाइज करना चाहिए? देखिए हाशमी साहब, आपने जो सवाल पूछा, इस सवाल के अंदर भी 2 बड़ी खबरें छुपी हैं। ये दोनों खबरें भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और इसके अलावा GHQ, इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी के मुतल्लिक भी एक बड़ी कड़ाकेदार किस्म की ताज़ा तरीन अंदरूनी कहानी हमारे पास मौजूद है। ये ताज़ा तरीन अंदरूनी कहानी भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। और जैसा कि इससे पहले भी हमने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट हो या पार्लिमान हो, जो सॉलिड अंदरूनी कहानियाँ हैं वो आपको इस प्लेटफॉर्म यानी दो टोक के इस चैनल पर मिलेंगी। और हमारी इससे पहले भी जो हमने अंदरूनी कहानियाँ कई हफ्ते पहले जो खबरें ब्रेक की और उनकी अंदरूनी कहानियाँ बताईं वो तमाम दुरुस्त साबित हुई। और आज भी जो हम अंदरूनी कहानी लेके आए हैं अपने व्यूअर्स के लिए, ये भी 100% मुसद्दक़ा है और हमारे ज़राए ने इसकी तस्दीक की है। अब इस बड़ी खबर का छोटा सा पस मंज़र बयान करना ज़रूरी है ताकि लोगों को ये खबर समझ में आ सके। तो वो पस मंज़र ये है कि जिस वक्त 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ जिसमें बदतरीन धांधली की गई, तो पीपल्स पार्टी ने नई हुकूमत में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को
ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया ताकि वो इस लूट मार में अपना ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा वसूल कर सकें। उन्होंने यहाँ तक किया कि पीटीआई को ये पैगाम भेजा कि आप हुकूमत बनाएं, हम आपके साथ मिल के हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं। अगरचे पीपल्स पार्टी की क्या मजाल थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत बनाए, लेकिन वो असल में इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर रहे थे कि अगर आपने इस लूट मार के निज़ाम में से हमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ना दिया तो फिर देख लें कि हम पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। पीटीआई ड्राइविंग सीट पर होगी हुकूमत में और हम उसकी बी टीम बनकर खामोशी से उस हुकूमत का हिस्सा बनेंगे और यूं इस्टेब्लिशमेंट के लिए इमरान खान साहब की सूरत में और पीटीआई की सूरत में एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ जाएगा। उसका फिर हमने नतीजा ये देखा, यानी इस ब्लैकमेलिंग का, कि एक तरफ तो आसिफ अली जरदारी सदर बन गए माशाल्लाह, दूसरी जानिब केपी और पंजाब की जो गवर्नरशिप्स हैं यानी गवर्नर के ओहदे ये पीपल्स पार्टी ले उड़ी और फिर वफाकी आइनी ओहदे भी पीपल्स पार्टी ले उड़ी, हालांकि इनका मैंडेट कहाँ पे था। उसके बाद इसी तरह शहबाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, मरियम नवाज जो है चीफ मिनिस्टर बन गई और यूं लूट मार का एक निज़ाम जो है ये कायम कर दिया गया। लेकिन अब जो एक ताज़ा तरीन अंदरूनी कहानी हमारे पास वो है शहबाज शरीफ के हुकूमत के ख़ात्मे की तारीख के मुतलिक। ये तारीख कौन सी थी इसके मुतलिक आपको बताते हैं, और अब इस मामले में एक जो ट्विस्ट है मज़े का वो क्यों आया ये भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो पावर शेयरिंग का फार्मूला था वो सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं था कि सिर्फ आसिफ अली जरदारी सदर बन जाएंगे और गवर्नर्स जो हैं ये केपी के और पंजाब के पीपल्स पार्टी के होंगे और वफाकी आइनी ओहदे, बल्कि उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ने एक और फार्मूला सामने रखा था जिस पर एक बाकायदा माहिदा हो गया था, और वो माहिदा ये था कि 2.5 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे शहबाज शरीफ और उसके बाद 2.5 साल प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बिलावल जरदारी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी की उस वक्त बड़ी ख्वाहिश थी कि बिलावल जरदारी प्राइम मिनिस्टर बने। तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के सामने ये फार्मूला रखा और उसके बाद शहबाज शरीफ को और शरीफ ख़ानदान को इस फार्मूले पर मना लिया गया कि ठीक है 2.5 साल तक जो है ये शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और उसके बाद लूट मार के सिस्टम में बिलावल जरदारी जो है वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। तो शहबाज शरीफ ने 8 फरवरी 2024 के धांधली ज़दा इलेक्शन के बाद 4 मार्च 2024 को बतौर वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने हलफ उठाया था, और जो 2.5 साल का ये माहिदा है उनका ये ख़त्म हो रहा था 4 सितंबर 2024 को, यानी सितंबर के लगभग, मैं अराउंड जो ये कह रहा हूँ कि तारीख बता रहा हूँ कि 4 सितंबर तक ये माहिदा था कि शहबाज शरीफ रहेंगे और फिर 4 सितंबर या सितंबर की किसी तारीख से बिलावल जरदारी जो है ये वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और एक नया वज़ीर-ए-आज़म बिलावल जरदारी की सूरत में इस लूट मार के सिस्टम में मुसल्लत हो जाएगा पाकिस्तान की कौम पर। अब चूँकि आ गया जनवरी 2026 और सितंबर तो इतना दूर नहीं है, तो ये माहिदा सितंबर 4 से यानी बिलावल जरदारी ने बनना था वज़ीर-ए-आज़म। लेकिन इसके अंदर अब बड़ा दिलचस्प ट्विस्ट आया, और वो ट्विस्ट ये आया कि आसिफ अली जरदारी ने ये भांपते हुए कि ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी है, आसिफ अली जरदारी ने ये भांपते हुए कि ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, तो अब अगर 2.5 साल बिलावल जरदारी किसी सूरत वज़ीर-ए-आज़म बन भी गए तो जाहिर है कि आखिरी साल तो वैसे भी इलेक्शन का साल होता है, अगर एक नॉर्मल हालात हों यानी जमहूरियत चल रही हो तो आखिरी साल को इलेक्शन का साल कहा जाता है। तो इस हुकूमत की नाकामी का सारा मलबा जो है बिलावल जरदारी पर गिरेगा, और फिर इस नाकामी की वजह से पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट जो है ये इनके दरमियान भी एक तनाव की सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो इस पूरी सिचुएशन में जब आसिफ अली जरदारी पहले ही इस निज़ाम से एक बहुत बड़ा हिस्सा वसूल कर चुके हैं, तो अब उन्होंने चंद फरमाइशों के साथ, चंद मज़ीद फरमाइशों के साथ इस बात से आप ये कह लें कि वो पीछे हट गए हैं आज खुद कि ठीक है बिलावल जरदारी जो है ये अब अगले 2.5 साल के लिए वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे। यानी जो सितंबर में शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म होनी थी, सितंबर में नया वज़ीर-ए-आज़म आना था बिलावल जरदारी की सूरत में, जैसा हमारे व्यूअर्स हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। ये अब खुद आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी पीछे हट गए हैं ताकि इस हुकूमत की नाकामियों का सारा मलबा जो है वो पीपल्स पार्टी पर ना डाला जाए, क्योंकि अगर बिलावल जरदारी 2.5 साल बाद यानी सितंबर 2026 में प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं
और फिर अगर आगे जाके इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन से पहले तो बिलावल जरदारी प्राइम मिनिस्टर होंगे तो सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाएगी। और दूसरा, आसिफ अली जरदारी का ये भी ख्याल है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो बज़ाहिर इस हुकूमत की बी टीम है, लेकिन ज़्यादातर ओहदे जो हैं वो उन्होंने काबू कर रखे हैं। ऐसे ओहदे जहां आप ये कह लें कि पीपल्स पार्टी के मफादात को वसूल करते हैं, इसलिए अब वो इस मामले से पीछे हट गए हैं। अब जो इस पूरी सूरत हाल में आपने सवाल किया, इसकी तरफ आते हैं। अब देखें, आपने कहा कि क्या सिंध में और कराची में पीटीआई को फ्री हैंड दे दिया गया या सुहेल आफरीदी को जीएचक्यू ने फ्री हैंड दे दिया, इस वजह से पीपल्स पार्टी ने सुहेल आफरीदी का इस्तकबाल किया और उनकी इस मुहिम में कोई रुकावट नहीं डाली गई जैसे कि मरियम नवाज़ की जानिब से डाली गई। तो उस वक्त आपको याद होगा कि जीएचक्यू के ये जो करीबी एंकर हैं मुनीफ फारूक, जिनको जो आज़ाद साफ़ी हैं वो इन्हें कुछ साफ़ी नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि इन्होंने कोई ग्राउंड पे रिपोर्टिंग नहीं की, ग्राउंड पे कुछ जाके जिस तरह आपकी फील्ड रिपोर्टिंग होती है वो नहीं की, न्यूज़ रूम में एडिटिंग नहीं की। तो वो इनको खैर साफ़ी नहीं मानते, ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले जो रिपोर्टर हैं और उनमें से एक सीनियर रिपोर्टर हैं वो भी। तो अब इन्होंने उस वक्त कहा था कि पंजाब में सुहेल आफरीदी के साथ जो सख्ती की गई ये मरियम नवाज़ के अहकामात नहीं थे, ये असल में इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर सब कुछ किया गया। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या जीएचक्यू की और इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी सुहेल आफरीदी के मुतल्लिक इतनी जल्दी बदल गई कि पंजाब में तो सारी सख्ती की गई जीएचक्यू के कहने पर, लेकिन सिंध में वही जीएचक्यू था, उसने ये हदायत दे दी कि सुहेल आफरीदी का इस्तकबाल भी करें, उनको अजरक भी पहनाएं, उनकी मुहिम में कोई रुकावट भी ना खड़ी करें। तो क्या ये पॉलिसी बदल गई है जीएचक्यू की? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर भी एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा कौमी असम्बली की नशस्तें, इसी तरह सबसे ज़्यादा जो आपकी सूबाई नशस्तें हैं वो पंजाब में हैं, और इसी वजह से पंजाब को गेम चेंजर कहा जाता है। यानी इलेक्शन में ये कहा जाता है कि जो पंजाब जीतता है वही हुकूमत बनाता है। ये एक पाकिस्तान के अंदर अगर आप पूरे इलेक्शंस की हिस्ट्री उठा लें तो अक्सरियत जितने भी इलेक्शन हुए हैं उनमें से अक्सर इलेक्शन में ये हुआ है कि जहाँ जो पार्टी पंजाब में जीतती है वो वफाक में हुकूमत बनाती है। तो इसलिए जब पंजाब में सुहेल आफरीदी गए और वहाँ पे उनकी बहुत बड़ी पितराई होनी थी, तो उस वक्त ये आप कह लें कि मरियम नवाज़ के अहकामात थे कि सुहेल आफरीदी पर सख्ती की जाए, सुहेल आफरीदी के जो मुहिम है इसमें रुकावट डाली जाए, और यकीनन इस्टेब्लिशमेंट का भी इसमें इंटरेस्ट होगा। इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती होगी कि सुहेल आफरीदी पंजाब में उनका कोई बहुत बड़ा वेलकम हो, लेकिन वो सारा मूव जो मरियम नवाज़ का था वो बैकफायर कर गया, और उसमें हुआ ये कि सुहेल आफरीदी का प्रोफाइल और ऊंचा चला गया, और मरियम नवाज़ जो पहले ज़ीरो थी, अब -0 तो कोई अदद नहीं होता, लेकिन वो -0 से भी कहीं नीचे चलेगी अगर कोई अदद होता। तो बहरहाल जो इनके साथ मरियम नवाज़ के साथ यानी सुहेल आफरीदी का जो दौरा था, उसके बाद मरियम नवाज़ की जो रही सही साख थी, सियासी साख वैसे तो थी नहीं, तो वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। तो इससे पीपल्स पार्टी ने एक सबक सीखा और पीपल्स पार्टी ने एक वाइज डिसीजन किया और सुहेल आफरीदी की राह में और उनकी मुहिम की राह में कोई रुकावट वगैरह नहीं डाली, ताकि ऐसा ना हो कि जिस किस्म के हालात और जिस किस्म की हजीमत का सामना, जिस किस्म की सुबकी का सामना मरियम नवाज़ को करना पड़ा, वो ना करना पड़े पीपल्स पार्टी को। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी को ये भी लगता है कि फ़िलहाल इमरान खान साहब की और पीटीआई की जो पूरा महवर है, पूरा जो फोकस है वो पंजाब पे होगा। केपी में तो ज़रा उनकी अपनी हुकूमत है, तो इस वजह से पीपल्स पार्टी जो है ये फौरी तौर पर ये नहीं समझती कि इमरान खान साहब जो है ये सिंध में आके हमारे लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा करेंगे। अगर उनको ज़रा सा भी ये इदराक हो, जो कि इमरान खान साहब वैसे तो बहुत बड़ा चैलेंज है, कराची की सारी नशस्तें तो तहरीक इंसाफ ने जीती थी, तो फिर तो ये भी उसी तरह के इकदाम करते जिस तरह के इकदाम मरियम नवाज़ ने किए थे। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने मरियम नवाज़ की जो सुबकी हुई उससे सबक सीखते हुए जो है ये इस वक्त सुहेल आफरीदी को उस तरह से ट्रीट नहीं किया जिस तरह से पंजाब में मरियम नवाज़ ने ट्रीट किया था। रासम, ये जो 6 घंटे का सफ़र तय किया और उसके बाद प्रेस मीट था और जो वहाँ पे सवालात पूछे गए, एक तो सवालात कुछ प्लांटेड सवालात थे
कुछ सवालात जो थे वो कहलवाए गए, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है, एक कंपैरिजन ड्रॉ किया गया था कि पंजाब हुकूमत ने तो आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन सिंध की सरकार ने आपको वेलकम भी किया। सैयद गनी साहब खुद गए, उन्होंने अजरक और टोपी जो है वो पहनाई है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी हुई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आप जितनी मर्जी तनकीद करें, उन्होंने ये एक अच्छा काम किया है। इसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि इनको क्रेडिट देना चाहिए। हैविंग सेड दैट, सोहेल अफरीदी की गुफ्तगू ये कहते हैं कि मेरे लीडर इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का हुक्म दिया, लाहौर गया, जाली पंजाब हुकूमत का रवैया बहुत गलत था, मैं स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में ही कराची आया हूँ, मुख्तलिफ अजला का मैं दौरा करूँगा। सिंध हुकूमत ने ज़ुबानी कलामी जलसे की इजाज़त दी है, रिटर्न नोटिफिकेशन नहीं दिया। बहरहाल हम इतवार की शाम बाग जना ग्राउंड में कराची का एक बड़ा जलसा करेंगे। इमरान खान को दहशत गर्दों के सेल में रखा हुआ है, इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा, बुशरा बीबी को भी कैद तन्हाई में रखा हुआ है, बहनों की मुलाकात तक नहीं करवाई जाती। 9 अप्रैल 2022 को लंदन प्लान के तहत बैरूनी साजिश के जरिए इमरान खान की हुकूमत कराई गई। उस दिन से 8 फरवरी को जो बदतरीन मैंडेट चोरी के जरिए गैर अवामी गैर जमहूरी हुकूमतें कायम हुई। सिंध में अभी तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ऐसा लगता है कि बेनज़ीर और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत है, क्योंकि हमें यहाँ पर इजाज़त मिल गई कि हम फ्रीली मूव करें। क्योंकि उनसे सवाल हुआ था कि आप कंपैरिजन करें, तो उन्होंने कहा जी मुझे ऐसा लगता है कि आज शहीद बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत है, क्योंकि हमें इजाज़त मिल गई। अगर इजाज़त नहीं मिलेगी तो ऐसा लगेगा कि शायद जरदारी साहब की हुकूमत है, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि मुल्क कराची के अंदर जो है, सिंध के अंदर हुकूमत जो है वो जमहूरियत पसंद लोगों की है, और जमहूरियत के अंदर ऐसा ही होता है। आज उनसे ये भी सवाल हुआ कि कंपैरिजन चूंकि बार बार लोग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे आप ये सिर्फ एक बात बता दें कि आइन में कहाँ लिखा है कि मैं एक सूबे में आकर सियासत नहीं कर सकता। अगर आप मुझे दिखा देंगे, मैं उसी वक्त अभी यहाँ से वापस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा वापस चला जाऊँगा और फिर वापस नहीं आऊँगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आइनी है, जमहूरी है, बाकी तमाम सूबों और रीजन्स में बशमुल वफाक की तमाम हुकूमतें गैर जमहूरी और गैर आइनी हैं। वज़ीर सिंध और सिंध हुकूमत ने अभी तक हमें प्यार ही दिया, वेलकम किया, हम भी इज़्ज़त देंगे जिन्होंने हमें इज़्ज़त नहीं दी, और इनको भी दावा दे चुका हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा आप आएँ, आपको ओहदे की तकरीम जो है वो हम सिखाएंगे। देखिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप एक सूबे में बैठकर उन लोगों पर तनकीद करें। आसिफ अली जरदारी के ऊपर उन्होंने तनकीद की है, लेकिन उन्होंने ये पैगाम यकीन जो है वो दिया। दूसरा, राय साहब तालिबान के हवाले से एक बयान अता तारड़ ने भी तकरीरों में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया। वो बार बार ना तहरीक इंसाफ के साथ जोड़े हैं। अच्छा, आप जोड़ें, जो मर्जी आप करें, लेकिन झूठ बोलकर पाकिस्तान की आवाम को आप ये बावर करवाएं कि जो पाकिस्तान में जो सबसे मकबूल जमात है, जिनके पास आवाम का सबसे बड़ा मैंडेट है, वो जमात दहशतगर्दों के साथ मिली हुई है। इन्होंने शायद शहबाज शरीफ साहब की बातें नहीं सुनी, इन्होंने नवाज शरीफ के माजी के बयानात नहीं देखे, इन्होंने पंजाब पे हमला मत करो और कौन किससे फंडिंग लेता रहा, जो आज तर्जुमान है वही अपने लीडरान और नए जो इनके कायदीन हैं इनसे सवाल करते रहे। पहले उनके खिलाफ बोलते थे, आज उनसे उन्हीं के हक में आपको ये बोलते हुए नजर आएंगे। उस वक्त तो ये सवाल हो रहे थे, लेकिन आज उन्होंने तालिबान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ा। वो कहते हैं जी कि तालिबान तमाम दहशत गर्द ग्रुपों की सख्त हम मुखालफत करते हैं, इन दहशत गर्दों को बनाने वालों, वापस आबाद करने वालों की भी हम सख्त मुखालफत करते हैं। जब इन दहशत गर्दों को वापस लाया जा रहा था तो मुराद सईद की तकारीर रिकॉर्ड पर हैं और वो अमन की बात करते रहे, लेकिन उस वक्त उनकी किसी ने नहीं सुनी, और इनको आबादकारी जो हम रिजेक्ट कर रहे थे, इन लोगों ने हमारी बात अगर सुन लेते तो शायद आज हालात मुल्क के ठीक होते। राज साहब, इसके बाद वो लियारी भी कहें, बच्चों की बहुत सारी वीडियोस भी हमने देखने को आज मिली। जनरेशन जेड, जनरेशन अल्फा, सब आपको सड़कों पे नज़र आ रहे थे, घरों की खिड़कियों से वेलकम किया गया। तो ओवरऑल जो स्ट्रीट मोबिलाइजेशन है वो हमें नज़र आई। एक जो दूसरी चीज़ राय साहब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, अब ये दोबारा लाहौर जा रहे हैं, और लाहौर जाकर वो क्या करेंगे, वो दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इमरान खान के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है वो स्ट्रीट मोबिलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। आप इसे कैसे देखते हैं? आज क्या हाईलाइट आपको लगती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो शो आज दुनिया को दिखाया, इस्टेब्लिशमेंट को दिखाया, आज क्या ताकतवर हलकों को, पाकिस्तान की हुकूमत को घबराने की ज़रूरत है? देखें हाशमी साहब, एक तो जो सोहेल अफरीदी से सवाल किया गया कि तहरीक इंसाफ ने अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात करके शिद्दत पसंदों को पाकिस्तान में बसाया, तो ये जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं मुख्तलिफ़ सवालात की सूरत में, ये सिर्फ मफरूज़े हैं, ये हक़ाइक़ नहीं हैं। हक़ाइक़ ये हैं
कि पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन पॉलिसी है ये हमेशा इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है, और आज से नहीं 76 सालों से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कोई सिविल हुकूमत नहीं बनाती, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट जो है बनाती है, या इस्टेब्लिशमेंट का इस पर बहुत गहरा इन्फ्लुएंस होता है। अब ख़ास तौर पर सिक्योरिटी मामलात में जो फॉरेन पॉलिसी होती है, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी सिविल हुकूमत को ये फैसला करने दिया जाए कि वो ये फॉरेन पॉलिसी बनाए। तो इससे पहले हमें पता है कि जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट थी, यानी जनरल बाजवा, इसी तरह जनरल फैज़ हमीद, और उसके बाद जो है जनरल नदीम अंजुम, या आप कह सकते हैं कि जो दीगर इस्टेब्लिशमेंट थी, ये रिकॉर्ड पर है कि जो ब्रीफिंग्स हुई उस वक्त, उन ब्रीफिंग्स के अंदर भी ये तय किया गया कि अफ़गान तालिबान की वापसी जो है ये अफ़गानिस्तान में, ये पाकिस्तान के मफाद में होगी। अब वही अफ़गान तालिबान जो हैं, जो कि पहले भी दहशत गर्दी कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर, या दहशत गर्द भेज रहे थे, तो अब ये रियलाइज़ किया गया है कि ये तो दहशत गर्दी हो रही है। हालांकि मुराद सईद इसके मुतल्लिक बहुत पहले सवालात उठा चुके थे। ख्वाजा आसिफ के ट्वीट्स रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं कि जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई तो उन्होंने बड़ी खुशियाँ मनाई और बड़ा इसको ग्लोरीफाई किया। इसी तरह हाशमी साहब, जो पार्लियामान के अंदर ब्रीफिंग्स हुई, उनके मीटिंग मिनट्स मौजूद हैं, उन ब्रीफिंग्स के मिनट्स मौजूद हैं। तो उन ब्रीफिंग्स के मिनट्स मौजूद हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट ने दी, वो ब्रीफिंग्स तालिबान की वापसी पर, और ये कि अफ़गानिस्तान में अगर तालिबान आ जाएंगे तो शायद ये कोई पाकिस्तान के मफाद में होगा। तो ये कहना कि इमरान खान साहब ने कोई इस तरह की पॉलिसी बनाई थी, तो ये सरासर गलत है, ये हकायक नहीं है। इसके बाद जो आपने कहा कि सुहेल आफरीदी के शो का इम्पैक्ट क्या होगा, तो उसके अंदर भी दो बड़ी खबरें हैं। देखें, एक तो सुहेल आफरीदी जो है उन्होंने पंजाब में कामयाब शो किया, और उसके बाद सुहेल आफरीदी ने सिंध में मोमेंटम बनाया। तो जो उन्होंने मज़ामत की एक तहरीक चलाई है इमरान खान साहब के अहकामात पर, उसका मोमेंटम उन्होंने बरकरार रखा है सिंध के अंदर। और सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट ये है कि तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की नज़र में अब एक ऐसी लीडिंग फोर्स सामने आई है, चूँकि इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी को इस तहरीक का सरबराह मुकर्रर कर दिया है, यानी इस मज़ामती तहरीक का उनको CM KP भी बनवाया। तो एक ऐसी हार्ड कोर फोर्स सामने आई है जिसके मुतल्लिक तहरीक इंसाफ के लोग समझते हैं कि हाँ, ये एक पुरम लेकिन बड़ी ज़बरदस्त मज़ामत के ज़रिए इमरान खान साहब की रिहाई का रास्ता हमवार कर सकते हैं। तो अब जो PTI के दीगर लीडर्स हैं, जिनमें कुछ ऐसे हैं जो मज़ामत करना चाहते हैं, जिन्होंने मज़ामत की है, वो भी सुहेल आफरीदी के पीछे खड़े होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब के ये अहकामात थे। तो सुहेल आफरीदी ने जो मोमेंटम बनाया, एक तो उनका अपना प्रोफाइल बहुत ऊपर चला गया, दूसरा वो एक लीडिंग मज़ामती फोर्स के तौर पर सामने आया जो इमरान खान साहब की कैद के दौरान PTI को उस तरह से लीड कर सके जहाँ पे वो एक, आप कह लें, बड़े डिसिप्लिन अंदाज में भरपूर मज़ामत कर सके। और अगर मैं मार्क करूं सियासी तौर पर, तो 9 आउट ऑफ 10 नंबर दूंगा सुहेल आफरीदी को, और 10 आउट ऑफ 10 ये उस वक्त हो जाएंगे जब सुहेल आफरीदी ने ये सारा प्लान किया है, जो मोमेंटम बनाया फाइनल कॉल के लिए। जिस दिन वो इस फाइनल कॉल को एग्जीक्यूट करेंगे, वो एक लिटमस टेस्ट होगा, और अगर उसमें वो कामयाब होते हैं तो ज़्यादा वो 10 आउट ऑफ 10। तो ये एक इसका इम्पैक्ट है, और ये इम्पैक्ट आपको बाकी जगहों पर और मोमेंटम जो है पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी नजर आएगा। रासिब, अलीमा खान से ये बार बार सवाल हो रहा है कि 10,000 बंदे आप इकट्ठे नहीं कर सके और किसको आप ये पैगाम देंगे, तो उन्होंने इसका ना बड़ा सख्त जवाब दिया। उन्होंने कहा जी कि ये तहरीक इंसाफ के वो लोग जो ये नहीं कर सकते और बयानी का बोझ नहीं उठा सकते, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ देना चाहिए। और वो ये कहती हैं कि रज़ाकाराना तौर पर अपने लेफ्ट राइट पे पूछ लें कि वो कौन से लोग हैं जो इस बयानी का बोझ उठा सकते हैं, और यकीनन उन लोगों को ही बयानी का बोझ उठाना चाहिए। और अता तारड़ साहब ने जो बातें की वो भी हम बताएंगे अपने सुनने वालों को। लेकिन ऐसा तहरीक इंसाफ, मुझे तो ऐसा लगता है कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से ये सिलसिला शुरू हुआ, और उसके बाद हमने देखा कि एक एक करके लोग जो हैं वो बेनकाब हुए हैं, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब भी बेनकाब हुए। वो भी स्ट्रीट मोबिलाइजेशन कर रहे हैं उसी तरह जिस तरह से उनको करनी चाहिए। लेकिन 10,000 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों इकट्ठे नहीं कर पा रही, और क्या ये मसले का हल है? मुलाकात हो गई तो उसके बाद क्या होगा? हर मुलाकात के बाद 10,000 लोगों की हम कॉल देंगे, या फिर आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखें हाशमी साहब, अलीमा खान साहिबा का जो गुस्सा है ये जायज़ है। दूसरी जानिब कुछ और हकायक भी हैं, और वो हकायक ये हैं कि तहरीक इंसाफ ने जितना जबर सहा है, इसके बावजूद
इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती जितना जबर तहरीक इंसाफ पर हुआ है, इमरान खान साहब के अहल खाना पर हुआ है। यहाँ तक कि इमरान खान साहब के जो भांजे हैं उनके साथ क्या कुछ हो रहा है ये सबको पता है। और ख़ुद हलीमा खान साहिबा किस तरह से रियासती जबर का सामना कर रही हैं ये भी सबको पता है। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि पीटीआई ने पिछले साल भी बहुत बड़े बड़े इज्तिमात किए, बहुत बड़े बड़े जलसे किए। यहाँ तक कि जो लास्ट ईयर नवंबर में जो धरना किया गया था, यानी 2024 नवंबर में जो धरना किया गया था इस्लामाबाद में डी चौक में, तो बदतरीन किस्म की शेलिंग, बदतरीन किस्म की आंसू गैस की शेलिंग और बदतरीन किस्म के तशद्दुद के बावजूद जो पीटीआई के जोशीले कारकुन थे ये डी चौक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। और सूरत हाल इस हुकूमत के काबू में नहीं रही थी। ख्वाजा आसिफ टीवी चैनल्स पर बैठकर बीपर देकर रो रहे थे कि ये पता जी कैसे हो गया और शायद कोई इदारे मुलव्विस हैं, तो इस वजह से ये डी चौक तक पहुंच गए। और फिर मजबूरन इस जाली हुकूमत को गोलियां चलानी पड़ी अपनी हुकूमत बचाने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि पीटीआई ने बहुत से महाजों पे बदतरीन तशद्दुद के बावजूद भरपूर मज़ामत की है। लेकिन हलीमा खान साहिबा की एक बात बड़ी ज़बरदस्त है और बिल्कुल दुरुस्त है कि पार्टी के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इमरान खान साहब की वजह से पहचान मिली, इमरान खान साहब की वजह से ओहदे मिले, इमरान खान साहब की वजह से पार्लियामेंट में आ गए, इमरान खान साहब की वजह से MPs MNs बन गए। तो अगर वो ये समझते हैं कि हालात बड़े सख्त हैं और मज़ामत की तो उनके साथ कोई जबर किया जाएगा, तो कोई बात नहीं। अगर वो ये समझते हैं तो वो इन ओहदों से अलग हो जाएं। उनकी जगह लेने वाले कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि वो भी आगे आएँ, मज़ामत करें, तो उनको टेस्ट किया जाए। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी हम इस वजह से मज़ामत नहीं करेंगे कि हम पर कोई जबर हो सकता है, लेकिन दूसरी जानिब आप पार्लियामेंट के मेंबर भी बन के रहें या सूबाई असम्बलियों के मेंबर बन के रहें या रुकन सेनेट बन कर रहें, तो उनको रज़ाकाराना तौर पर अलग होना चाहिए। क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब की मकबूलियत इतनी है कि जैसे 2024 के इलेक्शन में खम्बों को इमरान खान साहब ने टिकट दिए, ऐसे वकला को जिन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा था तो वो भी जीत गए। तो इसका मतलब यह है कि ये जो कहा जा रहा है कि कुछ लीडर्स को पीछे हटा के कुछ मज़ामती जो चेहरे हैं उनको आगे लाया जाए, ये बात बिल्कुल ठीक है। और इन मफामती ये जो इस वक्त मफामत का राग लाप रहे हैं जो कि पिछले 850 दिन से कामयाब नहीं हुई, इनको पस मंज़र में ले जाना ज़रूरी है। और जो पीटीआई का मज़ामती चेहरा है यही इस वक्त सामने रहना चाहिए, क्योंकि पावर टॉक्स टू पावर। तो इसलिए अगर ये मज़ामत करेंगे तो मज़ामत करने के बाद ही ये हुकूमत जो है मफामत की जानिब आएगी। बहुत शुक्रिया सब व्यूअर्स जी, हमारी आज की वीडियो थी, अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।